गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बच्चों हम लोग बात करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर की। यूजीसी नेट पेपर 1 की हम लोग आज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बच्चों बात करें, तो आप लोग जल्दी जल्दी सब लोग ऑनलाइन आ जाइए ताकि हम लोग आज का सेशन स्टार्ट कर सकें। तो आज मेरा नाम अनुभव सिंह है। दिस इज़ फॉर दोज कैंडिडेट हु आर ज्वाइनिंग द वेरी फर्स्ट टाइम। उन बच्चों के लिए जो आज पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं। मेरा नाम अनुभव सिंह है। पिछले 10 साल से लगातार टीचिंग और रिसर्च का एक्सपीरियंस इंडिया के टॉप रिसर्च और टीचिंग इंस्टीट्यूशंस में आई लखनऊ यूनिवर्सिटी हेल्प यू Sarda. Mentored and guided more than 1,000 कैंडिडेट। 1,000 से ज़्यादा बच्चे मेरे गाइडेंस नेट JRF क्वालिफाई कर चुके हैं मैनेजमेंट कॉमर्स और इकोनॉमिक्स। पिछले कुछ सालों में 4 बार हमने JRF क्वालिफाई किया है, JRF नेट क्वालिफाई किया। कॉमर्स और मैनेजमेंट में 20 से ज़्यादा रिसर्च पेपर को पब्लिश कर चुके हैं टॉप इंडेक्स जर्नल्स लाइक स्कूपर्स, थॉमसन रिटर्स, यूजीसी, एमबी इंटरनेशनल बिजनेस, एमकॉम, आईबी, एमए। बहुत लंबा समय से लगातार कहीं ना कहीं साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिन्होंने अभी तक ये अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है, तो आप लोग गूगल प्ले स्टोर पर जाकर, जो लोग एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो लोग iOS यूज़ कर रहे हैं, एप्पल यूज़ कर रहे हैं, वो लोग ऐप स्टोर पर जाकर अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। हमको मेरा यूज़र नेम दिया होगा अनुभव सिंह 516 फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इन नियर बाई फ्यूचर। बाकी बच्चों हम लोग बात करते हैं अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन। अगर जिन्होंने अभी तक ही नहीं लिया तो ले लीजिए जल्दी से। 12 महीने का और 24 महीने का सब्सक्रिप्शन सबसे अच्छा रहता है। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन केवल 11,550 रुपये का, जो आप EMI में पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे AGS10 तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलने के बाद फीस रह जाएगी 10,395 रुपये। जैसे आपको पता है कि 25 को कहीं लास्ट डेट थी, प्राइसेस बढ़ने वाले थे, और बट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हाई डिमांड था, बहुत ज़्यादा लोगों ने सब्सक्रिप्शन 25 को लिया। उसके चक्कर में बच्चों क्या हुआ, कहीं ना कहीं हम लोगों का 31 तक की उन्होंने डेट को एक्सटेंड कर दिया है। देखिए फीसेस में कितना बड़ा मार्जिन हमें देखने को मिलेगा। 11,550 है, अभी उसके बाद फीस 15,950 हो जाएगा। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मार्जिन है, तो उससे पहले आप सब्सक्रिप्शन अपना लेकर सब अनअकैडमी प्लस के साथ रेगुलर कंटिन्यू स्टडी कर सकते हैं। तो क्या मिलेगा आपको उसमें, बैचेस, रेगुलर बैचेस मिलेंगे, मॉक टेस्ट कराए जाएंगे, आपको क्विजेस कराए जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर कराएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वालिटी कंटेंट। आपको एक बहुत क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड, देखिए आपको कहीं ना कहीं पहली बार में दिया। केवल 10,395 रुपये फीस है, जिसमें आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, EMI, UPI, वॉलेट, नेट बैंकिंग, कई सारे माध्यमों से आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर EMI में पेमेंट करते हैं तो 866 रुपये मंथ, तो एक स्कूल ट्यूशन फीस ही बहुत कम फीस है। तो ये रही बच्चों आज की बात। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि आज हम लोगों ने पेपर उठाया है जून 2009 का पेपर हम लोगों ने पिक किया है। तो अब हम लोग चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पेपर की तरफ। तो हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेकर चलेंगे पूरा पेपर आपको, कि गुड इवोल्यूशन ऑफ रिटन मटेरियल शुड नॉट बी बेस्ड ऑन, कि किसके बेसिस पर नहीं होना चाहिए। हम आपको चलो हिंदी में, लेकिन मैक्सिमम बच्चे हिंदी वाले हैं। देखिए कि लिखित सामग्री का सही मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस पर आधारित नहीं होना चाहिए। तो हम लोग बच्चों बात करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, बताइए आप लोग। लिखित सामग्री का सही मूल्यांकन निम्नलिखित में पर आधारित नहीं होना चाहिए। भाषाई अभिव्यक्ति पर, तार्किक प्रस्तुति पर, जो पढ़ा गया उसे पुनः प्रस्तुत करने की क्षमता या विषय का परिज्ञान। क्या लगता है बच्चों आपको, किस पर आधारित नहीं होना चाहिए? विषय का परिज्ञान इसका बिल्कुल ठीक आंसर होगा। तो क्या आंसर होगा? विषय का परिज्ञान। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। शिक्षक शिक्षण सामग्री का उपयोग क्यों करते हैं, बताइए। तो हम लोग भी कंटेंट लेके आते हैं, तो उसका मेन उपयोग करने का क्या होता है? शिक्षण का मनोरंजक बनाना, विद्यार्थियों को समझ की सीमा में पढ़ाना, विद्यार्थियों के ध्यानाकर्षण के लिए, या विद्यार्थियों को सतर्क करने के लिए। बताइए बच्चों, विद्यार्थियों के ध्यान आकर्षण करने के लिए। कहीं ना कहीं हम लोग तो कंटेंट लेकर आते हैं। आप अगर अच्छा कंटेंट होता है तो आप लोग का आप कंसंट्रेट होकर आप कहीं ना कहीं आप पढ़ाई करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है बच्चों का ध्यान आकर्षण के लिए, ध्यान आकर्षण रहे आपका, कंसंट्रेट बना रहे, इसलिए कहीं शिक्षक सामग्री का उपयोग करते हैं। इसी तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हिंदी में बताएंगे, हमने को बोला था हिंदी में पूरा पढ़ाया जाएगा। अभिव्यक्ति संकल्पना कौशल तथा ज्ञान उपज है। तो क्या है? सीखने की प्रक्रिया का, शोध का, वंशानुगतता का, शोध का, या व्याख्या का।
तो बताइए बच्चों कि जो अभिव्यक्ति संकल्पना कौशल तथा ज्ञान उपज है, इसका क्या आंसर सही होगा? सीखने की प्रक्रिया का होता है या शोध का होता है? शोध मतलब रिसर्च का होता है या आपका किसका होता है, बताइए, व्याख्या का? तो इसका बच्चों आंसर होगा तीसरे का, अगर सीखने की प्रक्रिया का। जितने जल्दी आपकी जो सीखने की प्रक्रिया होगी वही हमारी अभिव्यक्ति संकल्पना कौशल तथा ज्ञान का उपज होता है। सब लोगों की अलग अलग लर्निंग का, सबका अपना अपना कंडीशंस होता है, अपनी अपनी सर्कमस्टेंसेस होती हैं, अपनी अपनी कैपेसिटीज के अकॉर्डिंगली इंसान सीखता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सीखने वाले को अनन्य क्रिया में अधिक स्वतंत्रता देती है? फिल्म का समूह, फिल्म का उपयोग, छोटे समूह में चर्चा, विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान, टीवी पर देशव्यापी कार्यक्रम का अवलोकन। चौथे का हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विधि सीखने वाले को अनोन्य क्रिया में अनो अन्योन्य क्रिया में अधिक स्वतंत्रता देती है? देखिए, कभी कभी हिंदी का कठिन, इतना कठिन वर्ड होता है, ये देखना पड़ेगा। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग गिव्स मोर फ्रीडम टू द लर्नर्स टू इंटरेक्ट? किसमें होती है, सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन किसमें होता है? इसमें बताते हैं बच्चों, विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान। जब जो एक स्पेशलिस्ट होते हैं वो सब कहीं ना कहीं एक एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को, तो उसमें हम लोग चीज़ें आराम से अच्छी तरह से चीज़ों को समझ में आ जाता है। ठीक है, तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आंसर ये हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, निम्नलिखित में से कौन से सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है? नंबर 5 की हम लोग बात करते हैं, पाँचवें का, निम्नलिखित में से कौन से सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है बच्चों? तो पाँचवें का हम लोग का आएगा अभिवृत्ति। अभिवृत्ति हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा? अभिवृत्ति हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। शोध की विषय निष्ठा को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? शोध की विषय निष्ठा को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है बच्चों? उसकी निष्पक्षता के जरिए, उसकी विश्वस्तता के जरिए, की वैधता के जरिए, या उपयुक्त सभी? बताइए, हम लोग शोध की विषय निष्ठा को किस प्रकार बढ़ा सकते हैं बच्चों? की विश्वस्तता के जरिए। कितना आपका, हम लोग ये देखिए यहाँ पर 6 में, हाउ कैन बी ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द रिसर्च टू बी इनहांस? उसकी रिलायबिलिटी जितनी बढ़ेगी तो उसके अनुसार हम उसकी क्या कर सकते हैं, उसकी शोध की विषय निष्ठा को बढ़ा सकते हैं। रिलायबिलिटी मतलब विश्वसनीय होनी चाहिए। जितना ज़्यादा क्वालिटी रिसर्च करेंगे, जितना ज़्यादा विश्वसनीय होगी, उतनी ज़्यादा शोध की विषय निष्ठा को हम लोग आराम से बढ़ा सकते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं व्यवहारिक शोध, अप्लाइड रिसर्च, क्या हमने आपको ये पढ़ा चुके हैं। अनुप्रयुक्त शोध, तत्कालिक समस्याओं के समाधान हेतु किया गया शोध, शास्त्रीय शोध और उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7 में का होगा अनुप्रयुक्त शोध, अप्लाइड रिसर्च हमारा यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों चीज़ें हैं हमारा, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेकर चलते हैं। तो एक्शन रिसर्च हमारा क्या है, एंड अप्लाइड रिसर्च है, क्या है? तो हमारा एक्शन रिसर्च हमारा क्या होता है, मैंने आपको बताया। चलते हैं, बात हो रहा है। व्यवहारिक शोध है हमारा, क्वेश्चन गलत हो गया, व्यवहारिक मतलब अप्लाइड होता है, तो अनुप्रयुक्त शोध गलत हो गया, लेकिन ये आंसर इसका 7th का यही रहेगा हमारा। मान्यताएं निर्मित करने का आधार क्या है? मान्यताएं निर्मित करने का आधार क्या होता है बच्चों? देश की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, विश्वविद्यालय, जातियों की विशिष्ट विशेषताएं, या उपयुक्त सभी? मान्यताएं निर्मित करने का मेन आधार होता है बच्चों यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय हमारा मेन आधार होता है। क्या होता है? मेन आधार होता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे विकासात्मक शोध के वर्ग में वर्गीकृत किया गया है? बच्चों बताओ, कौन बताएगा 9th का आंसर? निम्नलिखित में से किसे विकासात्मक शोध के वर्ग में वर्गीकृत किया गया है 9th में का? दार्शनिक तात्विक शोध, क्रियात्मक शोध, विवरणात्मक शोध, या उपयुक्त सभी? हमने आपको ये बताया भी था बच्चों, क्रियात्मक शोध हमारा इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? क्रियात्मक शोध हमारा बच्चों आंसर ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं हम कारक विश्लेषण का उपयोग करते हैं। हम कारक विश्लेषण का उपयोग बच्चों किन कारणों की वजह से करते हैं, बताइए? दो चरों के बीच संबंध ज्ञात करने के लिए, प्राकल्पना का परीक्षण करने के लिए, दो चरों के बीच अंतर जानने के लिए, बहुत से चरों के बीच अंतर जानने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा आंसर होगा प्राकल्पना का परीक्षण करने के लिए हम कारक विश्लेषण करते हैं बच्चों। किसके लिए? प्राकल्पना का परीक्षण करने के लिए हम कारक विश्लेषण का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन 11 से 15 नहीं करेंगे। और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों।
16 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेलीफोनिक, हिंदी में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो लिंक के साथ दूरभाष वार्तालाप विश्व में बहुत लोकप्रिय है, बताइए। टीपीएस टेलीफोन, वीडियो वार्ता, वीडियो टेलीटेक्स्ट। तो सबसे ज़्यादा रेडियो लिंक के साथ दूरभाष वार्तालाप पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस है। तो नौ के परस्पेक्टिव से सोचिए आप, टीपीएस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोनिक, वीडियो टेलीटेक्स्ट से ज़्यादा। उस ज़माने में कई वीडियो टेलीटेक्स्ट की बात करते थे हम लोग। तो हमारा वीडियो टेलीटेक्स्ट हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट था, उसमें बहुत लोकप्रिय होता था। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा, कौन सा 24 घंटे समाचार चैनल नहीं है। आंधी टीवी 24/7 की हम लोग बात करेंगे, जी न्यूज़, आज तक, लोकसभा चैनल। कौन सा चैनल हमारा 24 घंटे समाचार चैनल नहीं है, बताइए। 24/7, जी न्यूज़, आज तक या लोकसभा चैनल। यहाँ पर बच्चों आंसर होगा इसका जी न्यूज़, इसका आंसर है। जी न्यूज़ समय 24/7 नहीं चलता था। हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। रेडियो में एफएम स्टेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बताइए। रेडियो में एफएम स्टेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है बच्चों। 18वें क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, 18 का। तो क्या होगा 18 का, रेडियो में एफएम स्टेशन का मुख्य उद्देश्य सूचना, मनोरंजन और पर्यटन। मनोरंजन, सूचना और अंतर्संवाद, पर्यटन, अंतर्संवाद और मनोरंजन, और केवल मनोरंजन। तो रेडियो में एफएम स्टेशन का मुख्य उद्देश्य होता है सूचना, मनोरंजन और पर्यटन। इसका आंसर क्या होगा, 18 का आंसर बच्चों ए हुआ। रेडियो में एफएम स्टेशन का मुख्य उद्देश्य होता है सूचना, मनोरंजन और। हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। इंटरनेट पर संचार बातचीत है, मौखिक संचार, गैर मौखिक संचार, समानांतर संचार और ग्रेप वाइन संचार। बताइए, इंटरनेट पे जो हम लोग कम्युनिकेट करते हैं क्या बोलते हैं, मौखिक संचार, गैर मौखिक संचार, समानांतर संचार या ग्रेप वाइन संचार। बताइए बच्चों, कौन बताएंगे। तो बताइए बच्चों, कौन बता रहा है इसका आंसर, जल्दी से बताइए। 19 का हम लोग बात करेंगे, इसका आंसर होगा गैर मौखिक संचार, हमारा इसका आंसर होगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हुए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। 20 का हम लोग बच्चों बात करेंगे। तो 20 का हम लोग क्वेश्चन नंबर बात करते हैं कि जसराज, किशन महाराज, रविशंकर जी, उदय शंकर जी। तो 20 में का हम लोग इसमें हमें मैच आउट करना है। पंडित जसराज की हम लोग बात करेंगे, हिंदुस्तानी वोकलिस्ट हैं, आपको पता ही है, गाने गाते हैं। और किशन महाराज सितार बजाते हैं, रविशंकर तबला जी बजाते हैं, उदय शंकर डांस। तो इसका बिल्कुल ठीक है, यही होगा क्रम भी हमारा, यही होगा ए बी सी डी हमारा बिल्कुल ठीक क्रम है हमारा। तो हम लोग इसका क्रम हमारा बिल्कुल ठीक है, कुछ बिगाड़ना नहीं है। तो इसका हमारा कौन सा 1 2 3 4 चारों का सामने वाला ठीक है, तो कौन सा होगा 20 में का ए। 20 में का ए बच्चों हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा आपको, पंडित जसराज जी हिंदुस्तानी वोकलिस्ट हैं, किशन महाराज जी सितार बजाते हैं, रविशंकर तबला, उदय शंकर डांस। नंबर 20 हमारा ठीक हो गया। अब हम लोग इसका क्वेश्चन नहीं करेंगे, वैसे बहुत सिंपल ही है। निम्नलिखित में से लुप्त संख्या बताइए, किसमें का आंसर, कौन बताएगा। जैसे सर ये दूसरा पढ़ाते हैं, मेरा नहीं है, लेकिन अब फिर भी हम बता देते हैं आपको, 21 में का क्या आंसर होगा। 3 8 18 23 33 के बाद क्या होगा, कौन बताएगा। 3 से 8, 5 बड़ा, 8 से 18, 10 बड़ा, 18 से 23, फिर 5 बड़ा, 23 से 33, फिर 10 बड़ा। 33 से कितना बढ़ेगा, तो हमारा क्या आंसर होगा, बताइए बच्चों। कौन बताने वाला बच्चों इसका आंसर 21 में का। 3 से 8, 8 से 18, ठीक। फिर हमारा 23 से 33 हो गया, फिर हमारा कितना बढ़ा है बताइए। कौन बताएगा, जल्दी बताइए बच्चों। क्या आंसर होगा बच्चों, 45। ठीक है, क्या आंसर होगा, 45। अब इसी प्रकार कहते हैं, किसी कोड में क्लॉक को किसी एलओसी की तरह लिखा जाता है, तो स्टेप्स को उसी कोड में किस प्रकार लिखा जाता है, बताइए बच्चों, जल्दी करके बताइए आप। 22 में का, उसी प्रकार किसी कोड में क्लॉक को किसी ओएलसी की तरह लिखा जाता है, स्टेप्स को उसी कोड में किस प्रकार। ये मेरा नहीं है, लेकिन आपको आंसर बता दे रहे हैं कि पता है हम लोगों को आंसर। और कर बहुत बहुत सिंपल है ये, बहुत आराम से अगर आप देखेंगे तो भी कर सकते हैं। जल्दी से बताइए, किसी कोड में क्लॉक को किसी ओएलसी लिखते हैं,
तो स्टेप्स को उसी कोड में किस प्रकार लिखा जाएगा? सही बच्चों, क्या होगा इसका आंसर? उल्टा कर दिया उन्होंने। देखिए ना, CLOC के उसको KCOLC कर दिया। इसको भी हम लोग क्या SPETS करेंगे, SPEST कर देंगे बस। उसको उल्टा कर दिया, तो इसका 22वें का हमारा आंसर होगा बच्चों, ए आंसर होगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं कि द लेटर्स इन द फर्स्ट सेट हैव हिंदी में चलते हैं। पहले समुच्चय में अक्षरों का कुछ संबंध है, इस संबंध के आधार पर दूसरे समुच्चय के लिए सही विकल्प बताइए बच्चों। 23वें का VDFH इक्वल टू OMKI इक्वल टू JHI के क्या होगा? ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बताइए बच्चों, 23वें का क्या होगा आंसर? बहुत सिंपल है, बेसिक आप अल्फाबेटिकली वाला क्वेश्चन से आप इसको कर सकते हैं। VDFH OMKI देख लीजिए। बी के कितने बाद ओ आता है, डी के कितने बाद एम आता है, एफ के कितने बाद के आता है, एच के बाद आई आता है। तो आप देखिए कौन सा क्वेश्चन होगा, इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, जल्दी से बताइए। हम बता रहे हैं बच्चों, 23वें का आंसर कौन बताएगा? इसका आंसर हम आपको बता देते हैं, आप लोग देख लीजिए, कर लीजिए, बहुत सिंपल है। LJHF आंसर होगा। इस पर लिख नहीं सकते, इसलिए आपको बता नहीं रहे, मैं देख लिया। 1 जनवरी 2001 को हफ्ते का कौन सा दिन था? ये तो आपको पता ही, आपको कैलेंडर बताया था। आप तो कैलेंडर सिलेबस में नहीं है, लेकिन पहले कैलेंडर कराया जाता था, आपको याद होगा। तो 1 जनवरी 2021 को हफ्ते का कौन सा दिन था? 24वें क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं। 24वें का ए शुक्रवार। निम्नलिखित अनुक्रम में से गलत संख्या ज्ञात कीजिए। अनुक्रम में से गलत संख्या ज्ञात कीजिए। 52, 51, 48, 43, 34, 27, 16। आप देखेंगे सभी संख्याएं 52, 51। बताइए बच्चों, 25 में क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए। 52, 51, 48, 43, 34, 27, 16। अनुक्रम में से गलत संख्या ज्ञात कीजिए। गलत संख्या कैसे ज्ञात करेंगे बताइए? इसका आंसर क्या होगा बच्चों? जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर आप लोग। भाई साहब, रोहित शर्मा होता वो कराते हैं। 34 इसका आंसर होगा। अब आप लोग रीजनिंग में उसमें आ गए। निगमनात्मक तर्क का निष्कर्ष क्या होता है बच्चों? निगमनात्मक तर्क का निष्कर्ष क्या होता है बच्चों, बताइए। 26वें क्वेश्चन का आधार वाक्यों का योग है। आधार वाक्यों पर अनिवार्यता आधारित नहीं होता। आधार वाक्यों से फलित होते हैं। आधार वाक्यों से अतिरिक्त होता है। बताइए निगमनात्मक तर्क का निष्कर्ष बच्चों क्या होता है? आप लोग बताइए बच्चों, क्या होगा? आधार वाक्यों से फलित होते हैं। तो 23 26 में का तीसरा हमारा ठीक होगा। हम लोग 27 की बात करते हैं। कोई मनुष्य मरणशील नहीं है का व्याघातक होगा। कोई मनुष्य मरणशील नहीं है। कुछ मनुष्य मरणशील हैं, कुछ मनुष्य मरणशील नहीं है, कुछ सभी मनुष्य मरणशील हैं। और हम लोग आगे बात करेंगे, कोई मरणशील मनुष्य नहीं है। तो कोई मनुष्य मरणशील नहीं है, तो मतलब कुछ मनुष्य मरणशील नहीं है। तो 27 में का भी हमारा आंसर होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। 28 में का निगमनात्मक तर्क वैध होता है यदि, यदि क्या होता है? आधार वाक्य असत्य और निष्कर्ष सत्य हो। आधार वाक्य असत्य और निष्कर्ष भी असत्य हो। आधार वाक्य सत्य और निष्कर्ष सत्य हो। जब हमारे रीजन और सर्टेन दोनों हमारे पॉइंट ठीक होते हैं, तो हमारा निगमनात्मक तर्क वैध होता है। तो आधार वाक्य सत्य और निष्कर्ष हमारे सत्य हो, दोनों चीज़ें हमारी सत्य हो। हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों कि तार्किक युक्ति की रचना का आधार क्या है? आकारिक वैधता, तथ्यात्मक सत्यता, भाषा की अभिव्यक्ति, उदाहरणों की उपयुक्तता। कौन बताएगा बच्चों 29वें का आंसर? तार्किक युक्ति की रचना का आधार क्या होता है बच्चों? 29 हम लोग पूछ रहे हैं, आप लोग बताइए 29वें का आंसर क्या होगा? आकारिक वैधता होगा, तथ्यात्मक सत्यता होगा, भाषा की अभिव्यक्ति होगा, या उदाहरणों की उपयोगिता होगा? इसका आंसर होगा बच्चों 29वें का सी, भाषा भाषा की अभिव्यक्ति। ये आपको बताया भी था हमने। हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। दो महिलाएं, ये क्वेश्चन नहीं करेंगे।
फिर बता देते हैं आपको। दो महिलाएं और दो पुरुष ब्रिज खेल रहे हैं और मेज के उत्तर पूर्व दक्षिण और पश्चिम की ओर बैठे हुए हैं। उत्तर पूर्व दक्षिण और पश्चिम की ओर बैठे हुए हैं, चारों दिशाओं में बैठे हैं। कोई भी महिला पूर्व के सामने नहीं है। कोई भी महिला पूर्व के सामने नहीं है। एक दूसरे के सामने बैठे व्यक्ति एक ही लिंग के नहीं है। ठीक है, क्लियर। एक पुरुष दक्षिण दिशा के सम्मुख है, महिलाएं कौन सी दिशाओं के सम्मुख है? बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत सिंपल है। तीसरे का हमारा उत्तर एवं पश्चिम, कहीं ना कहीं हमने बताया पूरब में तो नहीं है, और वो दक्षिण में बैठा हुआ तो उसमें उसका अपोजिट क्या हुआ? उत्तर एवं पश्चिम हमारा आंसर होगा। तीसरे का हमारा बी हमारा आंसर होगा। तो हम लोग 31 में, ये तो वाला क्वेश्चन आ गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की बात करेंगे। विक्रेता बाजार तथा क्रेता बाजार को मार्ग देना इस कथन का मतलब क्या है? क्वेश्चन नंबर 32 की बात आते हैं। वित्तीय रूप से उपभोक्ता के पक्ष में बाजार होती है। विक्रेता बाजार तथा क्रेता बाजार को मार्ग देना है इस कथन का मतलब है वित्तीय रूप से उपभोक्ताओं के पक्ष में बाजार होती है। तो इसमें बेटा वही हमने तो पढ़ रखा है, लेकिन हम इसको नहीं करेंगे क्योंकि पढ़ना पड़ेगा। हम लोग 39 क्वेश्चन से करते हैं। व्हाट इज ब्लॉग? पता होगा हमने आपको इसमें क्वेश्चन कंप्यूटर के आगे बहुत सारे सर आप लोगों के चैनल पर पढ़ा भी रहे हैं, आगे हम भी कंप्यूटर आपको थोड़ा पढ़ाएंगे। ब्लॉगिंग क्या होता है बच्चों? 39वें का आंसर क्या होगा? कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये बच्चों, कौन बताएगा? ब्लॉगिंग क्या है? ब्लॉगिंग होता है ऑनलाइन म्यूजिक, इंटरनेट, ए पर्सनल और कॉर्पोरेट वेबसाइट इन द फॉर्म ऑफ ऑनलाइन जर्नल, द पर्सनल और कॉर्पोरेट गूगल सर्च। 39वें का कौन बचाएगा बच्चों? ऑनलाइन म्यूजिक, इंटरनेट नहीं। 45 में व्हाट इज ब्लॉग? ऑनलाइन म्यूजिक ब्लॉग तो नहीं होता। इंटरनेट, पर्सनल और कॉर्पोरेट वेबसाइट इन द फॉर्म ऑफ एन ऑनलाइन जर्नल, ये पर्सनल और कॉर्पोरेट गूगल सर्च। तो इसमें बेटा आंसर आपका कुछ भी हो, लेकिन आंसर इसका ठीक तो यही है, पर्सनल और कॉर्पोरेट वेबसाइट इन द फॉर्म ऑफ ऑनलाइन जर्नल। और 40 में बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट भारतीय वैवाहिक वेबसाइट नहीं है? जीवन साथी .com, भारत मैट्रिमोनी .com, शादी .com, www.ukSingleMuslim.com। क्वेश्चन नंबर 40 की हम लोग बात करते हैं। जीवन साथी, भारत मैट्रिमोनी, शादी .com तीनों भारतीय वेबसाइट हैं, बट यूके सिंगल मुस्लिम की वेबसाइट नहीं है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 तरफ बढ़ते हैं बच्चों। 41 में बात करते हैं पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन संभावित परिवर्तनों को वस्तुनिष्ठ विश्लेषण है। पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन संभावित परिवर्तनों का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण है। इसका मुख्य आंसर क्या होगा? पर्यावरण की भौतिक विशेषताएं, पर्यावरण की जैव भौतिक विशेषताएं, पर्यावरण की सामाजिक आर्थिक विशेषताएं। बेटा चारों चीजें सब ठीक है, तीनों चीजें ठीक है, तो इसका आंसर होगा 41 में का डी। हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 तरफ बढ़ते हैं। दलदल एक नम प्रदेश, नम भूभाग है जो पानी प्राप्त करता है। निम्नलिखित में से किसमें करता है बताइए? समीपस्थ जल निकाय, द्रवित होना, केवल वर्षा या केवल समुद्र? केवल समुद्र से होता है। नंबर 43 तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश भूकंपों की दृष्टि से अत्यधिक जोखिम में आता है? कौन सा होता है बताइए? सबसे ज़्यादा जोखिम का रिस्क, सबसे ज़्यादा चांसेस किसमें है? मध्य भारतीय उच्च भाग, तटीय प्रदेश, हिमाचल क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र या भारतीय मरुस्थल? तटीय प्रदेश सबसे ज़्यादा दिक्कत रहता है। जो भी तटीय प्रदेश हैं भारत में, उनमें सबसे ज़्यादा दिक्कत का जोखिम रहता है भूकंप का। हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। तो मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है। केंद्रीय मरु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? अंतरिक्ष उपयोगिता केंद्र कहाँ है? भारतीय लोक प्रशासन केंद्र कहाँ है? भारतीय विज्ञान कांग्रेस का, इंडियन साइंस कांग्रेस का मुख्य कार्यालय कहाँ है? तो बताइए इसका 44वें क्वेश्चन। पता होगा केंद्रीय मरु अनुसंधान केंद्र अपना जोधपुर में है। और भाई अंतरिक्ष उपयोगिता केंद्र की हम लोग बात करेंगे, ये अहमदाबाद में है। तो चौथा तीसरा हो गया। और अगर हम लोग बात करेंगे भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली में है, आपको पता होगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिस। और भारतीय विज्ञान साइंस का, इंडियन साइंस कांग्रेस का हेड ऑफिस कोलकाता में। तो चौथा तीसरा दूसरा पहला आंसर होगा। 44 में का ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये हमारा करेक्ट है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। 45 में बच्चों हम लोग बात करेंगे सुनामी आपदा भारतीय तटीय भागों में किस वर्ष में अनुभव की गई थी? बताइए 45 में कब आई थी सुनामी? आप लोग को अभी तो नहीं याद होगा, 2009 में क्वेश्चन आया था ये, 2004 में। उस जमाने में तो लेटेस्ट ही था, 4-5 साल पुरानी बात थी। अब तो बहुत सुनामी सबसे पहली बार 2004 में भारत में। तो क्वेश्चन नंबर 46 तरफ बढ़ते हैं। कोठारी आयोग प्रतिवेदन का शीर्षक था। कोठारी
आयोग प्रतिवेदन का शीर्षक था बच्चों शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास, लर्निंग टू बी एडवेंचर, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द एजुकेशन, लोकतंत्र में शिक्षा एवं समाजीकरण। कोठारी आयोग का मेन काम था एजुकेशन और हमारा नेशनल डेवलपमेंट की हम लोग बात करते थे हम लोग इसमें। लर्निंग टू बी एडवेंचर और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एजुकेशन, लोकतंत्र, समाजीकरण, इन सब का काम कोठारी आयोग के कोठारी कमीशन के निवेदन का शीर्षक नहीं था। शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास इनका मेन उद्देश्य था। तो 46 में का ए इसका आंसर होगा। तो हम लोग कुछ बच्चों 47 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय द्वैत पद्धति वाला नहीं है? दिल्ली विश्वविद्यालय, बेंगलोर, मद्रास, इंदिरा गांधी राष्ट्र मुक्त। 47 में का डी क्वेश्चन नंबर ड्यू मतलब का मतलब है डुअल मोड। तो आपको पता है कि कहीं ना कहीं सिंगल मोड हमारा पूरी तरह से यहाँ पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय केवल डिस्टेंस में चलता है। 47 में का डी हमारा आंसर हो गया। हम लोग 48 की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 48 में भारत के संविधान के किस भाग को प्रशासकों की आचार संहिता माना है? भाग को बच्चों माना जाता है 48वें का भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, पार्ट 1 में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागा परंपराओं और सामाजिक प्रथाओं की संसद के किसी भी अधिनियम से रक्षोपाय प्रदान करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागा परंपराओं और सामाजिक प्रथाओं को संसद के किसी भी अधिनियम से रक्षोपाय प्रदान करता है? अनुच्छेद 371 एक ए, अनुच्छेद 371 बी, अनुच्छेद 371 सी और अनुच्छेद 267। कौन बताएगा बच्चों, बताइए। आंसर है अनुच्छेद 3। और 50 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुशासन का उपकरण नहीं है बच्चों? 50 में का सूचना का अधिकार, नागरिक अधिकार पत्र, सामाजिक अंकेक्षण, न्यायिक सक्रियता। कौन सा सुशासन का उपयोग, बताइए बच्चों। बात करते हैं 50वें का सूचना का अधिकार, नागरिक अधिकार पत्र, सामाजिक अंकेक्षण और न्यायिक सक्रियता। 50वें की हम लोग बात करते हैं नागरिक अधिकार पत्र, हमारा इसका आएगा ठीक आंसर। हमारे 50 के 50 क्वेश्चन हमने आपको बता दिए। अब तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, अदरवाइज आज से क्लास हम लोग खत्म करते हैं यहीं पर। और जो भी मैसेज हो आप पूछ सकते हैं। और वेरी वेरी क्या बोलते हैं आपको, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। बस आपको मंगलमय हो और यही हमारी शुभकामनाएं। और हमारा साथ आप जुड़े रहिए लगातार। अगले जून 2021 तक की आपको पहली बार में नेट जेआरएफ क्वालिफाई कराया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।